अगर आपके अंदर 1-2 वर्ष निशुल्क घिसने की, काम करने की, सुनने की क्षमता है तो इस फील्ड में आना। देखिए, जैसे कहते हैं कि भारतीय सेना में जाने के बाद सोचना नहीं पड़ता, जो ऊपर से आदेश आता है मानना पड़ता है। हमारे मीडिया क्षेत्र में भी ऐसा ही है। वर्तमान अगर परिस्थितियों की बात करें कि मीडिया की पढ़ाई, चाहे आप गवर्नमेंट से करें, प्राइवेट से करें, पढ़ाई करना एक अलग माध्यम है, लेकिन नौकरी पाना, उस क्षेत्र में जाना आज के समय में बहुत बड़ा स्ट्रगल है। अच्छा, कि जब आप टीवी में आते हैं, आप एक लाइव दे रहे होते हैं, तो आपके ऊपर सोचो कितना बड़ा उस समय प्रेशर होता है कि एक शब्द भी अगर गलत निकला, कैमरे के आगे अगर आप घबरा गए, विषय को नहीं रख पाए। आज के समय में हमारे न्यूज चैनल में कई ऐसे वरिष्ठ एंकर हैं जिनकी 5-5, 6-6 लाख रुपए पैकेज है। अच्छा। तो सैलरी का आधार जो है वो अच्छा है, लेकिन हमारी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तो इस सरकार में ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि कई सारे मीडिया पर्सन को, प्रिंट रिपोर्टिंग वालों को जेल में डाल दिया गया है। उनको, जैसे एनडीटीवी का अगर हम नाम लें, एनडीटीवी सो कॉल्ड एंटी बीजेपी जिसको कहा जाता था, आज वो शायद एंटी बीजेपी नहीं रहा। उसके क्या कारण है हम सब जानते हैं। तो जो नकारात्मक पहलू को जोड़कर गोदी मीडिया जो नाम दिया गया, वो सिर्फ इसलिए दिया गया कि ये जो गोदी मीडिया है ये प्योरली बीजेपी मीडिया है। ठीक है। देखिए, महिलाएं कितनी परेशान है, सीए कानून क्या है, मुस्लिमों को देश से निकाला जाएगा, अत्याचार हो रहा है। मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर कहीं भी हम 10-15 मीडिया वाले खड़े हैं, अगर मैंने वहां जाकर जय श्री राम बोल दिया तो तुरंत क्या कहते हैं कि भाई ये पत्रकार तो हिंदूवादी पत्रकार है। जरूर आप कामयाब होंगे, अपने पढ़ाई को लेकर गंभीरता से चलेंगे तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। नमस्कार सभी को, आप सुन रहे हैं विशेष को और देख रहे हैं विमर्श विद विशेष। आज का जो हमारा विषय है काफी रोचक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। विषय है पत्रकारिता, मीडिया। मीडिया में भी हमारे बहुत सारे आयाम हैं, पर आज हम खास तौर पर जो क्षेत्र का काम होता है, फील्ड वर्क, उसमें क्या मजा है, उसमें आपको क्या सीखने को मिलता है, उसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या डोंट्स हैं, हमको क्या सीखने को मिल सकता है, हमको क्या फायदा होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और क्योंकि आजकल मीडिया जो विषय है बहुत ही ज्वलंत इसलिए हो गया है क्योंकि सो कॉल्ड, अगर मैं आपसे फ्रैंकली कहूं तो 2014 के बाद से कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है आजकल इस विषय में। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भाई साहब दीपक जी। भाई साहब मीडिया क्षेत्र में कार्यरत हैं। भाई साहब सुदर्शन न्यूज में कार्य कर रहे हैं। काफी अच्छा अनुभव हो गया इस क्षेत्र में उनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब आपसे बेहतर कोई व्यक्ति था नहीं जो हमको इस बारे में बता सके और हमको एजुकेट कर सके कि क्या हमारा लाइनअप होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, हमको क्या फायदा होता है, हमारी पर्सनैलिटी क्या फायदा हो सकता है और इसमें क्या फ्यूचर आगे स्कोप है। भाई साहब कंफर्टेबल, आप कैसे आप? देखिए विशेष जी, पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप विमर्श के माध्यम से जो आपने नई पहल की है जी, एक अच्छी पहल है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप विशेष जी है तो खास विशेष ही है, अच्छा करेंगे जी। आपने बात की मीडिया क्षेत्र की, तो शुरुआत करना चाहूंगा कि मीडिया क्षेत्र हमें देखने में बहुत बड़ा क्षेत्र लगता है जी, लेकिन मीडिया, सीधा मीडिया की बात करें, टेलीविजन की अगर बात करें जी, तो सीमित है। आज के वर्तमान के समय में अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया ने कई सारे रास्ते खोल दिए हैं युवाओं के लिए। यूट्यूब ने भी कई रास्ते खोल दिए युवाओं के लिए। अगर टेलीविजन की बात करें तो आप भी जब आप टीवी चलाते होंगे तो गिने चुने आपको 15-20 ऐसे नेशनल चैनल मिलते होंगे जी, जो 24 घंटे टीवी में चलते हैं जी। बाकी कुछ क्षेत्रीय चैनल हैं, कुछ भाषा के आधार पर अपने राज्य के चैनल हैं। तो मीडिया क्षेत्र में रुचि दिखाने का एक अलग पहलू होता है और मीडिया क्षेत्र में जाना उससे भी मुश्किल होता है जी। वर्तमान अगर परिस्थितियों की बात करें कि मीडिया की पढ़ाई, चाहे आप गवर्नमेंट से करें, प्राइवेट से करें, पढ़ाई करना एक अलग माध्यम है, लेकिन नौकरी पाना, उस क्षेत्र में जाना आज के समय में बहुत बड़ा स्ट्रगल है। अच्छा, यूट्यूब की बात है, अगर आप एमजीएमसी, बीजेएमसी 2 कोर्स होते हैं। बीजेएमसी आप 12वीं क्लास के बाद बीजेएमसी कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जी, और आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आप एमजीएमसी कर सकते हैं, ठीक है, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जी। दोनों में अंतर ये होता है कि आप ग्रेजुएट होंगे 12वीं के बाद में और ग्रेजुएशन के बाद आप एमए हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे जी। तो 2 डिग्रियां जो है वो सफिशिएंट एक आदमी करने के लिए होती है, आगे पीएचडी, आगे पढ़ाई होती रहती है। तो मीडिया के क्षेत्र में जो भी नए स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
पहला ये कि इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा आपको स्ट्रगल करना है, अच्छा, कंपटीशन करना है जी। अगर आपके अंदर 1-2 वर्ष निशुल्क घिसने की, काम करने की, सुनने की क्षमता है तो ही इस फील्ड में आना। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हमने टीवी देखा, अब टीवी में क्या होता है विशेष, हम जब भी टीवी ऑन करते हैं एंकर देखते हैं, रिपोर्टर देखते हैं और अलग अलग चेहरे देखते हैं, तो हमारे मन में सवाल होता है कि मैं इस स्थान पर पहुंचूं जी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो उस स्थान पर व्यक्ति बैठा है उसने भी काफी स्ट्रगल किया होगा, काफी परिश्रम किया होगा। तो न्यू कमर्स के लिए जो भी मीडिया क्षेत्र में जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, जिसको रुचि है, उसको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है कि हार नहीं माननी। जहां व्यक्ति ने हार मानी, समझो उसका पूरा समय, पढ़ाई भी, समय भी और जो खर्चा घर वालों को लगा है वो बर्बाद होना तय है। करेक्ट। भाई साहब, मेरे अगले 3-4 प्रश्नों के उत्तर आपने एक साथ दे दिए। एक तरह से आपने बम्पर ऑफर दे दिया हमारी जनता को। बढ़िया है भाई साहब, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भाई साहब, सबसे पहला सवाल मैं कर रहा हूँ, आपको क्यों रुचि जगी? मतलब क्या बचपन से था कि अचानक से आपने कुछ ऐसा माहौल देखा, परिदृश्य देखा तो आपके अंदर इंटरेस्ट जागा? आपको क्यों रुचि बढ़ी इस क्षेत्र में आने के लिए? देखिए विशेष जी, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, भाटी माइंस गांव है हमारा, आप भली बात परिचित भी हैं। हमारे गांव भाई साहब, हो सकता मैं परिचित हो सकता है कुछ लोग जो देख रहे हैं वो परिचित ना हो, थोड़ा आप बता। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, भाटी माइंस गांव है, छतरपुर विधानसभा का अंतिम गांव है, दिल्ली में पड़ता है और दिल्ली में ही है। इसमें सबसे बड़ी हमें न्यूनता क्या है कि शिक्षा का बहुत अभाव था। अच्छा, परिवार हमारे ऐसे थे जिनका डेली ताजा कमाना, डेली ताजा खाना ही होता था जी। काफी ऐसी हमारे यहाँ पर दुविधाएं थी, असुविधाएं थी कि एक परिवार को पालन पोषण करने में समस्या होती थी। अधिकतर जो लोग इस बस्ती में हैं, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं, कुछ यहाँ से राजस्थान से आए हुए लोग हैं, तो मैं भी उन एक परिवारों में से एक मैं भी हूँ। पढ़ाई का जब दायरा शुरू हुआ तो 12वीं क्लास तक मैंने भाटी माइंस से पास की और मुझे जब तक कुछ भी अंदाजा नहीं था कि मुझे करना क्या है। अगर आज कैरियर के इस मोड़ पे हूं तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय मेरे परिवार को जाता है, मेरे पिताजी को जाता है। मैं लगभग 10 वर्ष की उम्र में, मुझे जब तक ध्यान में है, मेरे पिताजी जब भी मैं सुबह उठता था 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, मेरे पिताजी हमेशा टेलीविजन के आगे बैठे रहते थे और न्यूज देखते थे। तो मेरी उनके साथ न्यूज देखते देखते रुचि बनी। न्यूज सुनना, समझना सब चलता रहा, लेकिन मुझे ये नहीं था कि मैं मीडिया क्षेत्र में जाऊंगा। 12वीं पास की, ग्रेजुएशन हो गई, तो एक दिन मैं अपने पिताजी के साथ बैठ के ऐसी चर्चा कर रहा था, पेपर हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने बातों बातों में कहा, मैंने पापा जी ये इतना बड़ा जो लेख आया अखबार में, ये किसने और कैसे लिखा होगा? इसको लिखने के लिए उनके मस्तिष्क में इतने शब्द कैसे आए होंगे? तो पिताजी ने बताया कि इसके लिए अलग से पढ़ाई होती है, वो है मीडिया की पढ़ाई। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकती है और कहां से हो सकती है? तो पिताजी का जो बैक सपोर्ट हमेशा रहा विशेष जी, आप नहीं मानेंगे, कभी भी किसी भी चीज के लिए कहा हो तो उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि नहीं मत करो। हर चीज के लिए मार्गदर्शन करने के लिए, विश्वास जताने के लिए, और सबसे बड़ी चीज है कि सर पर हाथ रखने के लिए पिताजी का अहम रोल रहा। उन्होंने मुझे इतना कहा कि आप खुद सर्च करो कि मीडिया क्या है और खुद पहचानो कि क्या करना है, क्योंकि माता पिता रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते में चलना अपने को दिए। तो मैंने नेट पे सर्च किया, सर्च करते करते कुछ मीडिया संस्थानों में मैं गया शिक्षा के लिए। तो ऐसे करते हुए एक मीडिया संस्थान में मैंने एडमिशन लिया, वहां मैंने MGM से किया, जिसका मैंने जिक्र किया था कि ग्रेजुएशन के बाद है। उसके बाद मुझे धीरे धीरे रुचि हुई, और रुचि होते होते आज मैं प्रभु के आशीर्वाद से, सभी के प्यार से एक सम्मानजनक स्थिति में हूँ, जहाँ मैंने यूट्यूब चैनल से काम शुरू किया था, तो आज मैं एक नेशनल चैनल में नेशनल रिपोर्टर बना के काम कर रहा हूँ। भाई साहब, अभी आपने चर्चा की प्रिंट मीडिया की, आपने लेख बड़े बड़े किसने लिखे हैं, तो भाई साहब मीडिया तो बहुत वास्ट एरिया है, प्रिंट मीडिया अलग है और जो न्यूज चैनल देख रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं वो अलग है। भाई साहब, इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ज्यादा रोचक क्या है, आपको ज्यादा इंटरेस्ट न्यूज चैनल में ही क्यों रहा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मीडिया क्षेत्र में अलग अलग प्लेटफॉर्म है विशेष जी। आज के वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो आप मीडिया क्षेत्र में टेलीविजन ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं, रेडियो का कोर्स भी जो आप रेडियो जॉकी का है वो भी मीडिया क्षेत्र में आता है। अच्छा। इसके अलावा यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, आजकल आप देखते हैं कि आर्टिकल लिखना हो गया, मैगजीन छापना हो गई, तमाम जितनी भी चीजें हैं ये सब मीडिया के अंतर्गत आती है और मीडिया से ही रिलेटेड है। अब बात आती है कि पेपर में और टीवी में क्या फर्क है। देखिए, दो चीज है। पेपर आप अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्राचीन काल से एक लेखन सामग्री है, जिसको पढ़ने में जो लोग रुचि रखते हैं वो पेपर से आज भी घरों घरों पेपर पहुंचता है। बल्कि आप देखते हैं कि पेपर
हेडलाइंस आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, लैपटॉप में देख सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं, लेकिन पेपर आज भी लगभग सभी के घरों में दस्तक देता है। क्यों? क्योंकि पेपर में एक एक वो महत्वपूर्ण चीज होती है, डिटेल के साथ होती है, जिसको आप गहनता से पढ़कर उसका चिंतन मंथन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं किसी भी खबर को अगर सटीकता से, गहराई से जानना हो तो पेपर उसका बहुत अच्छा जो है वो साधन है। टीवी की बात करते हैं, टीवी में हम क्या देखते हैं? टीवी में हम देखते हैं फास्ट न्यूज। आज के जनरेशन में जैसे लोग व्यस्त हैं, समय का अभाव है, ड्यूटी वाले लोग हैं, अगर उनको टीवी देखना है तो टीवी में क्या देखते हैं? आजकल टीवी चैनल में आप देखते होंगे फास्ट न्यूज, 25 न्यूज, 50 न्यूज, 100 न्यूज। वो इसलिए टीवी चैनलों ने बनाया है कि आप कम समय में ज्यादा न्यूज को जान पाओ। लेकिन फर्क क्या है? अगर मैं कोई या आप या कोई भी हमारे दर्शक जो है टीवी देख रहे हैं, अगर आप 50 न्यूज देखते हैं 5 मिनट में, तो सिर्फ आप एक हेडलाइन जान पाते हैं जी। उस खबर का विस्तार नहीं जान सकते, उस खबर को आप धरातल तक नहीं जान सकते। वो आपको जानकारी मिलती है सिर्फ पेपर में। टीवी का क्या है कि आपने खबर जान ली कि वर्तमान में जैसे दिल्ली में प्रदूषण कितना है, तो आपको पता लगा कि दिल्ली में प्रदूषण इतना एक्यूआई है। लेकिन पेपर में उसका सार होगा जी कि भाई कहाँ किस क्या क्या न्यूनताएं हैं, क्यों प्रदूषण बढ़ रहा है, क्यों इतना खतरनाक जो है अभी समय हो रहा। तो ये वो फर्क है जी। भाई साहब, मैंने आपका पर्सपेक्टिव पूछा कि आपने तो बता दिया, आपने तो पेपर मीडिया के, प्रिंट मीडिया के तो ज्यादा प्लस पॉइंट गिना दिए और सोशल मीडिया न्यूज चैनल थोड़ा आपने नेगेटिव पॉइंट्स गिना दिए। पर आप क्योंकि अभी न्यूज चैनल में काम करते हैं, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है भाई साहब? मैं इसमें नकारात्मक पहलू नहीं रख रहा हूँ जी। मैंने ये अंतर बताया कि पेपर की खबरों में और टीवी की खबरों में ये अंतर है। मैंने टीवी क्यों चुना? क्योंकि मुझे क्या है, थोड़ा सा बचपन से बोलने का ज्यादा शौक है। ठीक है, मेरा बोलना बहुत ज्यादा रहता है, चाहे परिवार में हो, घरेलू माहौल में हो, फिर ऐसे संगठनों में जुड़ा रहा जहाँ सीखने को बहुत कुछ मिला। तो मुझे मेरे पिताजी ने जरूर मार्गदर्शन दिया था कि आप बोलते अच्छा हो तो बोलने का प्रयास आप किस क्षेत्र में कर सकते हो जी। तो टीवी में आने का मेरा उद्देश्य बिल्कुल तो पहले ये नहीं था कि आदमी टीवी में आएगा। पढ़ाई करने के साथ क्या होता है विशेष जी कि आप ये पहले तय नहीं कर सकते वो जाना कहाँ है। ठीक बात। एक हालात तय करते हैं, एक आपकी मेहनत तय करती है। जब मैं एमजेएनसी करके निकला तो मैं यूट्यूब चैनल में काम करने के लिए मैंने बहुत जगह प्रयास किया। अच्छा। कि भाई मुझे प्रयास करना है, मुझे लगना है, मुझे नौकरी करनी है, लेकिन आप मानोगे नहीं कितनी जगह कहने के बावजूद मुझे किसी ने नहीं रखा। अच्छा। निरंतर प्रयास किया, धीरे 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 मुझे लगा कि भाई अब मुझे ये करना चाहिए। मैं भाटी माइन से 40 किलोमीटर गाजियाबाद एक अमर भारती करके चैनल है जी, वहां मैंने इंटर्नशिप की थी और मेरे पास स्कूटी थी, मैं स्कूटी से जाता था गर्मी में, धूप में, सिर्फ सीखने। तो मैंने वहां पर 6 महीने काम किया। फिर वहां से मुझे एक स्टार्टअप मिला कि फिर मुझे अपने आप पे आत्मविश्वास था कि अब मैं टीवी में जाने लायक हूँ, क्योंकि वहां मैंने कैमरा फेस किया जी। मैंने बोला, जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मेरे काम को सराहा कि भाई आप आगे कर सकते हो। मेरा मनोबल गिरा नहीं। उसके बाद फिर मैं एक अच्छे यूट्यूब चैनल में आया, फिर मैंने वहां काम किया, फिर मैं ईटीवी भारत में आया जी। फिर मैं सुदर्शन न्यूज में 3 साल से काम कर रहा हूँ। तो जो आपने टीवी में आने की बात की है, तो वो जो स्टार्टअप वहीं से हुआ कि आपको अच्छा मार्गदर्शन मिले, आपको कोई अच्छा सलाह देने वाला व्यक्ति हो। क्योंकि आप वर्तमान की परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं कि आपका मनोबल बढ़ाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, गिराने वालों की संख्या तो मुझे भी नहीं पता। पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं, उन पे अगर आप बातों में आपने ध्यान दिया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाए। तो इसलिए सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक पहलुओं के साथ रहिए और अच्छे लोगों को जो आपको मोटिवेट करें, आपका मनोबल बढ़ाएं, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। तो ये क्षेत्र आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। वैसे मुझे लगता है कि दिस इज ट्रू फॉर मतलब आई थिंक एवरी प्रोफेशन, कि आप किसी भी प्रोफेशन को चुनते हैं तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि मुझे लगता है संघर्ष ही वो चीज है जो आपको सिखाती है, आपको बनाती है। वैसे अभी आप सुदर्शन न्यूज में काम करते हैं, सुदर्शन न्यूज में आप एज अ रिपोर्टर काम करते हैं, संवाददाता काम करते हैं। भाई साहब, मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसे हम न्यूज चैनल देखते हैं वैसे तो अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सनैलिटी है, अलग अलग तरीका है न्यूज अपना बताने का। अब वो ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, जैसे भाई साहब अभी यूक्रेन का और युद्ध चल रहा है, तो भाई साहब रिपोर्टर यूक्रेन पहुंच गए, पीछे बमबारी चल रही है, वहां पे रिपोर्टिंग कर रहा है हेलमेट पहन के। तो भाई साहब कितना रिस्क है इस जॉब में, क्या मजा आता है या अपनी जान का खतरा होता है, क्या मजबूरी में जाना पड़ता है? भाई साहब मैं उसके बारे में आपको कुछ अनुभव भी जानना चाहूंगा कि कहीं आपको कोई बहुत अच्छा अनुभव मिला होगा, बहुत खराब अनुभव मिले होंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसे कहते हैं कि भारतीय सेना में जाने के बाद जी सोचना नहीं पड़ता, जो ऊपर से आदेश आता है मानना पड़ता है। हमारे मीडिया क्षेत्र में भी ऐसा ही है जी। इसमें भी आप ये मत सोचिए कि पर्टिकुलर कुछ रिपोर्टर होते हैं, इसमें अलग अलग बीट होती है। आप इसमें पॉलिटिकल बीट ले लीजिए,
आप इसमें एंटरटेनमेंट ले लीजिए, आप इसमें क्राइम ले लीजिए, तरह तरह की स्पोर्ट्स ले लीजिए, ये अलग अलग बीट्स हैं जी। इन अलग अलग बीट्स के आधार पर फिर और चीजें बढ़ती है। अच्छा। पॉलिटिकल की बात करें तो राजनीतिक दल अलग अलग है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, अन्य है जी। तो एक एक रिपोर्टर स्पेशल उन चीजों उन पार्टियों कवर करने के लिए आजकल न्यूज चैनल लगाते अच्छा। हैं, ताकि एक रिपोर्टर उस पूरी पार्टी का गहन चिंतन मंथन करे, उसके बारे में जान पाए और उसकी कवरेज सटीक जनता को ठीक दे पाए जी। फिर उसके बाद जैसे आपने कहा कि बॉर्डर में ऐसे कई रिपोर्टर होते हैं जिनको चैनल तय करते हैं कि ये व्यक्ति वहां जाकर सहजता से और अपने मस्तिष्क का सही इस्तेमाल करके सुरक्षित रह सकता है और वहां से दर्शकों को टीवी यानी दर्शकों को सच्चाई से अवगत कराना, दर्शकों को रियलिटी दिखाना, तो वो एक रिपोर्टर का वहां धर्म और कर्तव्य बन जाता है। अपनी जान की जो अपनी बात की परवाह वो सेकेंडरी हो जाती है। प्रथम आके ये विषय खड़ा हो जाता है कि जो लोग हमें टीवी में देख रहे हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो सच्चाई से अवगत हों, तो ये पहला धर्म और कर्तव्य बन जाता है। इसलिए वहां आप ना तो जान के बारे में सोचते हैं और ना आपको डर लगता है। आपने बात किया से हमारे कई पत्रकार साथी आज यूक्रेन के युद्ध में कवरेज करते हैं, मेरे भी संपर्क में मैं बात करता हूँ, तो जज्बा और जुनून ये दो चीजें जो है वो आज के जमाने में आज के समय में महत्वपूर्ण भी है और वही रियलिटी है कि हम देख पा रहे हैं। अगर वो पत्रकार वहां पर ना हो तो हमें क्या पता कि आज के उस युद्ध में क्या उसका परिणाम है, कि कौन सा देश आगे है, कौन सा पीछे है, किसने किस पर हमला करके। क्योंकि होता क्या है, पहले विशेष ये होता था कि हम दूसरे चैनल के माध्यम में चलते थे, अपने रिपोर्टर नहीं भेजते थे, विदेशी मीडिया पर ही डिपेंड रहते थे कि विदेश की मीडिया जो हमें आंकड़ा देगी, जो खबर देगी, हम वो टीवी में चलाएंगे। तो उसका परिप्रेक्ष्य क्या रहा कि विदेशी, अब दो देशों का युद्ध है, अब कोई भी देश अपनी बुराई नहीं कर सकता कि भाई यूक्रेन ने दूसरे देश पर गोले डाल दिया, उस देश ने यूक्रेन में डाल दी, वो रियलिटी नहीं बताता कि कोई भी देश अपने को कमजोर कभी नहीं दिखाना चाहता दुनिया के सामने। तो ये जो हमारा भारतीय आज के समय मीडिया है वो वहां से एक एक विषय, एक एक बात, एक एक बिंदु सच्चाई से अवगत करा के कितनी मिसाइल यहाँ लाई गई, कितने लोग मारे गए, कितनी मिसाइल यहाँ गिरी, कितने लोग मारे गए, अब इनकी क्या तैयारी है, इनकी क्या तैयारी है, वो एक एक विषय में जानने का अवसर मिलता है। भाई साहब आपने बताया कि ग्राउंड जीरो पे जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम अवगत नहीं करा पाएंगे। जाहिर से तौर पर बहुत रिस्की जॉब है। भाई साहब जॉब तो रिस्की है, पर प्रैक्टिकल अगर बात करें जो शायद हमारी जनता जानना भी चाहती है, पे है क्या भाई साहब इतनी, क्या इतनी कमाई है इसके अंदर? अगर हम सैलरी की बात करें कि एक स्टार्टिंग बेसिक सैलरी क्या होती होगी, क्या उसके भी अलग अलग लेवल है, क्या वो भी अनुभव के हिसाब से बदलती है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए हर क्षेत्र में अनुभव के आधार पर ही सैलरी होती है, आप भी जानते होंगे, जो हमारे दर्शक है भी जानते होंगे। स्टार्टिंग बेस एक सीखना होता है जिसे हम इंटर्नशिप बोलते हैं। इंटर्नशिप हमें ये दिखा देता है कि सामने वाला काम कितना सीखना चाहिए, किस स्तर तक सीखना चाहिए और कहाँ तक सीखना चाहिए। ये तीन बिंदु होते हैं। कहाँ तक का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इंटर्नशिप में पता करना है कि मेरा लेवल कहाँ तक जाने वाला है, मैं कहाँ तक काम करने वाला हूँ, क्या मैं इतना लोड झेल पाऊंगा, क्या मैं इतनी कम सैलरी में एडजस्ट कर पाऊंगा। स्टार्टिंग में अगर एक व्यक्ति समझ जाता है तो वो आई सैलरी की बात। देखिए विशेष जी, हर क्षेत्र में आदमी जब भी काम करता है तो रुचि के साथ करता है, इंटरेस्ट होता है, उसको अच्छा लगता है और फिर परिवार की जीविका भी होती है। इसमें सैलरी इसलिए मायने नहीं रखती न्यूज चैनलों में क्योंकि फिक्स ही होती है। अगर आप जिस पोस्ट में हो आपके अनुभव के आधार पर एक अच्छी खासी सैलरी एक चैनल आपको देता है और उतनी सेवाएं आपसे लेता है। तो सैलरी का अगर आप विचार करेंगे, कई जगह क्या होता है, अब हमारे ऐसे कई जानकार हैं जो चैनलों में लेकिन सैलरी कम है। अच्छा। लेकिन ऐसे में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि उनमें न्यूनता क्या रही कि काम तो किया लेकिन काम में वो निखारता नहीं आई, वो स्पष्टीकरण नहीं आया, तो वो सहायक बन गए। सहायक नहीं बनना है। सहायक पत्रकार होते हैं, सहायक रिपोर्टर होते हैं, स्ट्रिंगर होते हैं, कंट्रीब्यूटर होते हैं, वो नहीं बनना। अगर आप मीडिया क्षेत्र में कंट्रीब्यूटर बने, स्ट्रिंगर बने, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपनी जीविका में फंस जाएंगे। आप इस दोराय में आ जाएंगे कि क्या मैं मीडिया क्षेत्र में आगे काम करूं या कुछ और व्यवसाय शुरू करूं। बनना है तो पूरी तैयारी के साथ, पूरी गुणवत्ता के साथ और पूरी शिक्षा लेकर ही जब आप क्षेत्र में जाएंगे, विशेष जी जो भी स्टूडेंट जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो अच्छे पैकेज के साथ चैनल में लग सकता है। आज के समय में हमारे न्यूज चैनल में कई ऐसे वरिष्ठ एंकर हैं जिनकी 5-5, 6-6 लाख रुपए पैकेज है। अच्छा। तो सैलरी का आधार जो है वो अच्छा है लेकिन हमारी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भाई साहब जैसा आपने बताया, अभी हम बात भी चर्चा भी कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के बारे में,
तो क्या ये सच्चाई है भाई साहब, जैसा हमको सुनने में ही आता है? अब आपसे थोड़ा स्पष्टीकरण चाहेंगे कि अगर आपको मीडिया में जाना है, न्यूज चैनल ज्वाइन करना है, तो आपको स्टार्टिंग में हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग ही पहले करनी पड़ेगी, तभी आपको अंदर, आपको चेम्बर में, कैबिन में बैठने का, जो भी उसको बोलते हैं, मौका मिलेगा। तो आपको कई बार ये मजबूरी बन जाती है उस पत्रकार की कि वो ना चाहते हुए भी उसको फील्ड में जाना पड़ता है। क्या ये सच्चाई है, या फिर आप क्या चूज कर सकते हैं कि नहीं, मुझे संवाददाता बनने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो डिबेट शो में बैठना है, चेम्बर में बैठना है, कैबिन में बैठना है? भाई साहब इसके बारे में बताइए। देखिए, एक चैनल चलाने में सिर्फ एक रिपोर्टर और एंकर की आवश्यकता नहीं होती विषय जी। एक चैनल चलाने के लिए एक ऑफिस में कैबिन बॉय से लेकर और मालिक तक का जो सीधा संबंध होता है जी। ये मायने रखता है। एक मीडिया की पढ़ाई में अगर हम ये सोचें कि हम जिक्र इसलिए करते हैं एंकर रिपोर्टर का कि हम उन्हें देखते हैं जी। उसके पीछे काम करने वाले की बात करें तो उसके पीछे प्रोड्यूसर होते हैं, इनपुट होते हैं, असाइनमेंट में लोग होते हैं, आपका पीसीआर में लोग होते हैं, कैमरामैन होता है, राइटर होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, एडिटर होते हैं। ये तमाम वो लोग होते हैं जो एक खबर को पूरा तैयार करते हैं, खाका तैयार करते हैं। जी। एंकर क्या है, अगर एंकर स्क्रीन में कुछ देख के पढ़ रहा है तो उसकी स्क्रिप्ट भी किसी ने लिखी होगी, वो एंकर रीड करता है। जी। एक रिपोर्टर क्या है, रिपोर्टर इंडिपेंडेंट होता है, वो स्वतंत्र होता है। रिपोर्टर का काम क्या होता है कि वो क्षेत्र की न्यूज कलेक्ट करता है और टीवी पे भेजता है। फिर उस भेजी गई न्यूज को जो है वो चैनल पे बैठे हुए लोग असाइनमेंट, इनपुट, हेड, आउटपुट पॉलिश करते हैं। दर्शकों को दिखाने के लिए वीडियो के आधार पर, तथ्यों के आधार पर और पूरी पारदर्शिता से खबर कैसे दिखाया जाए वो तैयारी होती है। तो मीडिया क्षेत्र में से रिपोर्टर एंकर ही नहीं है, ऐसी सैकड़ों और कामों की आवश्यकता है। ड्राइवर की भी आवश्यकता है मीडिया में जी। एक राइटर की भी आवश्यकता है मीडिया में, एक सफाई वाले की भी व्यवस्था है जी। एक गार्ड की भी व्यवस्था है। लेकिन ये मीडिया की पढ़ाई के अलावा की बात कर रहा हूँ, लेकिन मीडिया क्षेत्र में ये नौकरियां भी है, ये अवसर भी है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो कि भाई मुझे ड्राइवर बनना है तो मीडिया में भी है इसकी आवश्यकता। लेकिन ये कहने की बात है कि आदमी डेस्क पर स्क्रिप्ट भी लिख सकता है, वेबसाइट के लिए भी काम कर सकता है, चैनल के लिए भी काम कर सकता है। तो काम बहुत है, अपनी अपनी रुचि पर आप पर निर्भर करता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। मैं फिर एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना विषय अगर पहले ही तय कर लेंगे कि कौन से क्षेत्र में जाना है जी। वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल स्पष्ट था कि मुझे रिपोर्टर ही बनना है जी। तो मैं रिपोर्टर फील्ड में काम कर रहा हूँ। अगर कोई कंफ्यूज है कि मुझे एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है, कैमरामैन बनना है, स्क्रिप्ट राइटर बन रहा है, असाइनमेंट में जाना है, आउटपुट में जाना है, तो वो वहां जाके फिर असमंजस में फंस जाता है जी। तो मीडिया फील्ड में बहुत सारे काम है और अपनी रुचि के हिसाब से अगर आप एक अच्छे रिपोर्टर हैं, आपके अंदर काबिलियत है, आप कई अगर हम एंकर हमारे देखेंगे, आप जो बड़े बड़े चैनलों के हैं हमारे भी, तो वो आपको कई बार ग्राउंड में रिपोर्टिंग करते भी नजर आते हैं। तो ये सत्यता है कि अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, एक अच्छी ज्ञान की गुणवत्ता को ग्रहण करना चाहते हैं, तो धरातल से आपको बहुत सारा ज्ञान एक रिपोर्टर के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक बात है भाई साहब। वैसे मैं कुछ आपसे आपके अनुभव जानना चाहूंगा कि आप फील्ड में निकले हो, कुछ आपके कुछ अच्छे अनुभव रहे होंगे, कुछ बुरे अनुभव रहे होंगे। कभी आपको लगा कि अरे यार यहाँ तुम गलत आकर नहीं आना चाहिए था, कभी जान के ऊपर रिस्क भी आया होगा, कुछ नेगेटिव अनुभव भी होंगे। थोड़ा सा आप उनके बारे में बताइए तो हमारी जनता को थोड़ा रोचक लगेगा जानने के लिए। देखिए विशेष जी, कई जगह ऐसा लगता है, कई जब दंगे की हम खबरें कवर करते हैं, कई जगह ऐसी जो है परिस्थितियां बन जाती है कि अपने आप को बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है जी। अभी ताजा अगर हम बात करें संभल की घटना, आपने देखा होगा, हमारे कई पत्रकार जान जोखिम में डालकर कवरेज करने गए, तो वहां जान का जोखिम तो होता ही है, डर भी लगता है कि कहीं से चोट ना लगे। लेकिन वो परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि अगर वो सच्चाई को हम नहीं दिखाएंगे, हमारे पत्रकार नहीं दिखाएंगे, तो वहां आकर ये असमंजस हो जाता है कि सत्य क्या है, घटना कहाँ से शुरू हुई है। देखो रोचक क्या है, एक काम करने वाले व्यक्ति को अपने अगर काम में रुचि है तो उसको फिर डर से भी सामना करना पड़ता है, विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि पता भी नहीं लगता कि भाई हम यहाँ से निकल भी पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, दिल्ली की जहांगीरपुरी घटना हुई, दंगा हुआ बहुत बड़ा वहां पर, और भी कई क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो ऐसी परिस्थिति बनती है। विशेष जी इसमें रुचि की क्या बात है, रुचि की बात यह है कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जी, कि हम उस इतने बड़े मुश्किल समय में, कठिन परिस्थितियों में वो क्या क्या चीजें निकाले जो दर्शक स्पष्ट देख पाए। हम जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, वो काम भी नहीं निकाल पा रहे, तो फिर वो जान जोखिम में डालने का कोई तात्पर्य नहीं रहता। लेकिन सीधी सी बात ये समय बच जाती है कि हम आए हैं तो कुछ ऐसी चीजें वहां से निकाल कर, कुछ ऐसे बिंदु निकाल कर जनता को अवगत कराएं, दर्शकों को अवगत कराएं जो पहले देख चुके हैं कि आज इस जगह में ऐसी घटना हुई है,
तो उसका जड़ का बिंदु क्या रहा जैसे घटना हुई है जी। तो इंटरेस्टिंग भी रहता है, मुश्किल भी है, कठिन भी है, लेकिन अपने विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे सुरक्षित आना है और कैसे जिस जिम्मेदारी के साथ हम चैनल को लेकर गए हैं खबर करने के लिए, दिखाने के लिए दर्शकों को, वो पूरी डाटा कलेक्ट करने में रुचि भी दिखती है। ऐसा भाई साहब क्या ऐसा नहीं है कि चैनल, देखिए फ्रैंकली बोलूंगा भाई साहब, हार्श हो सकते हैं मेरे शब्द, लेकिन ये एक सवाल है बहुत बड़ा, क्या न्यूज चैनल टीआरपी के चक्कर में तो नहीं ये सब करा रहा है आप लोगों से? मतलब आपकी जान जोखिम में डाला, चलिए आपका इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लग रहा है, आप जिम्मेदारी की भावना आपके अंदर है, पर न्यूज चैनल को सिर्फ चाहिए टीआरपी, है ना, उसको इतनी सी खबर को इतना बड़ा करके दिखाना है, इसलिए आपको वहां पे भेजा जा रहा है। इसके अंदर कितनी सच्चाई वैसा, क्योंकि आजकल क्या है, खबर के पीछे लोग कम भाग रहे हैं, लोगों को रोचक फैक्ट्स चाहिए, टीआरपी के ऊपर ज्यादा भाग रहे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे कि एक न्यूज चैनल है फॉर एग्जाम्पल, वो वहां गया जी, वहां पे दंगे हुए हैं तो उन्होंने बार बार दिखा दिया। अब दूसरा न्यूज चैनल नहीं, मैं अपने संवाददाता को अंदर भेजूंगा, ग्राउंड रियलिटी देख के आएगा, तीसरा न्यूज चैनल बोलेगा जो दंगाई है उससे बात करके आएंगे। तो ये भाई साहब क्या है ना कि एक होड़ मच गई है, और इस होड़ के चक्कर में जो आप जैसे रिपोर्टर्स हैं उनका ख्याल रखना छोड़ दिया है न्यूज चैनल ने। क्या ये सच्चाई है वैसे? देखिए वैसे जी टीआरपी एक अलग है, खबरों से टीआरपी नहीं चलती, टीआरपी चलती है विज्ञापनों से। विज्ञापन क्या है कि आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है उसका कितना अच्छा रिलेशन है अलग अलग कंपनियों से, वो टीआरपी आ जाता है। जो हम काम करते हैं वो टीआरपी से अलग होती है। टीआरपी की जो बात कर रहे हैं उसमें मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ठीक है, ये बात कहीं ना कहीं अगर टीआरपी नहीं होगी, एड नहीं आएगी, तो चैनल का आगे प्रोसेस कैसे चलेगा, ये एक विषय। लेकिन हमारे मीडिया क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमको जबरदस्ती किसी ने कुछ कहा हो। हम इतना ध्यान रखते हैं कि अगर हमें आगे से कहा गया है कि इस खबर को करना है, तो फिर हम अपनी जिम्मेदारी समझकर, अपने कर्तव्य समझकर, स्वयं ही, स्वयं की प्रेरणा से ही उस खबर की गहनता तक पहुंचते हैं। कि भाई अगर सपोज करो कहीं हालात विपरीत हैं, लेकिन प्रयास क्या करना, आपने ठीक कहा, कुछ लोग भाई दूर से दिखाएंगे भाई वहां दंगा हो रहा है, वहां ऐसी चीज हो रही है, वहां पथराव हो रहा है, एक चीज है, लेकिन दूर से ना वो सत्य का पहलू नहीं जान पाएंगे कि हुआ क्या है। एक पत्रकार का धर्म यही है कि समय भी निकाला, गया भी, तो सच्चाई से अवगत करना। तो इन पहलू में टीआरपी नहीं होती विशेष। ठीक है, टीआरपी का अपना एक अलग काम होता है, अलग रिलेशन होते हैं, पब्लिक रिलेशन जिसे बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलते हैं, वो अलग है। लेकिन खबरों से टीआरपी इसलिए नहीं बनती, आप ये ठीक कह रहे हैं कि चैनलों में होड़ है खबर को ज्यादा अधिक गहनता से दिखाने के लिए। हर चैनल का रिपोर्टर, पत्रकार, एंकर जो भी है टीम है, वो यही प्रयास करती है कि किसी भी पहलू में, किसी भी खबर को, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कोई भी क्षेत्र की हो, तो धरातल से लेकर एक एक विषय में स्पष्टता दिखाते हैं, तो उसका एक अलग ही पहलू बनता है खबर का। टीआरपी ठीक है, टीआरपी का कुछ चैनल है जो आज के जमाने में आप देख रहे समय में अलग अलग विपरीत चीजें निकालते रहते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से एक पत्रकार को टीआरपी को जोड़ा जाए तो ये परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि तो सही नहीं बैठता। जी दीपक जी, वर्तमान परिवेश में मौजूदा जो सरकार है अपनी, ऐसा बहुत ही पब्लिक डोमेन में कहा जाता है, सुनने को मिलता है, एक ऐसा विचार बन गया है कि आजकल जो मीडिया है ना, वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। या तो वो प्रो गवर्नमेंट है या तो वो एंटी गवर्नमेंट है। ये जो न्यूट्रल, जो निष्पक्ष खबर जो आया करती थी, वो बहुत बंद हो गई है। या तो आप सरकार के साथ खबर दिखाएंगे या तो उसके विरोध में खबर दिखाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है वैसे? देखिए विषय जी, जब से और आजकल एक टर्म और ये गोदी मीडिया करके चल गई है भाई साहब, इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए आप, क्या है? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, वर्तमान की राजनीति की बात करें तो राजनीति का जो घमासान है वो ऐसा हो गया। आप तो मीडिया की बात कर रहे हैं, लोग तो आज चुनाव आयोग में भी उंगली उठाते हैं जी, ईवीएम पर उंगली उठाते हैं। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई हमें गोदी मीडिया बोले या कोई क्या बोले, वो मैं अलग विषय, लेकिन इसको स्पष्ट कर देता हूँ। आज के समय में इंडी गठबंधन, ठीक है, जिसमें कई राजनीतिक दल हैं, और एक है अपना एनडीए जो मोदी सरकार और तमाम राजनीतिक दल हैं। अब आप देखिए, एक पत्रकार के लिए असमंजस क्या है। अगर आप किसी नेता घर में अगर रेड पड़ी है, सीबीआई ने, ईडी ने, जिसने मारी, अगर एक पत्रकार उसकी गहनता को दिखाता है, तो वो जिस भी राजनीतिक दल का व्यक्ति होगा वहां पर आरोप लगाएगा कि इसको ऐसी क्या आवश्यकता है कि मेरे घर आकर ये कवरेज कर रहा है। देखो हमारा वो धर्म है, कर्तव्य है भाई, हमें दिखाना जनता को कि अगर ईडी, सीबीआई या कोई भी अन्य संस्था वहां पर पहुंची है तो क्या निकलता है, क्यों छापा पड़ा है, क्या ईडी सीबीआई गलत आई, क्या आई सही, तो कितनी सत्यता। एक
दूसरा क्या होता है विशेष जी, इसमें आज के समय में एक ये जो गोदी मीडिया का शब्द आया है, ये 2014 के बाद आया है। जी जी जी, जब से मोदी सरकार आई, गोदी इक्वल्स टू मोदी भाई साहब। बस ये ऐसा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं है जी। मीडिया देश के जो मजबूती वाले चौथे स्तंभ में आती है जी। और ये अभी से नहीं, ये प्राचीन काल संविधान में भी है कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया मजबूत है तो ही आज जनता जो है सच्चाई से अवगत हो पा रही है। सही बात। ये जो वातावरण पूरा बनाया गया विशेष जी, इसलिए बनाया गया, मैं एक रिपोर्टर हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। अगर कहीं भी हम 10-15 मीडिया वाले खड़े हैं, अगर मैंने वहां जाकर जय श्री राम बोल दिया तो तुरंत क्या कहते हैं कि भाई ये पत्रकार तो हिंदूवादी पत्रकार है जी। और ये पत्रकार इसका मतलब मोदी समर्थक, सो कॉल्ड राइट विंग जिसको बोला जाता है। सो कॉल्ड राइट। कहने की बात क्या है, क्या मेरा धर्म, मेरी आस्था मैं खुद प्रकट नहीं कर सकता क्या? मैं अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता क्या? मैं मीडिया में तो हूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा में भी तो कई ऐसी चीजें होगी जो मेरे को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने इनसे जुड़ाव रखने के लिए तो मुझे पहलू बनाती है। ठीक बात। तो ये जो गोदी मीडिया का शब्द दिया है, ये दिया विपक्षी दलों ने। ठीक है। क्या हुआ, अब जिसकी सरकार बनती है, अब सरकार में उस सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है प्रधानमंत्री जी, वो कुछ काम करते हैं। तो हर देश में आप देखते हैं जिस देश का मुखिया कोई अच्छा काम करता है तो मीडिया उसको दिखाती है। तो वो जो नैरेटिव फैलाया गया कि खबरें इनकी ज्यादा दिखा रहे हैं, हमारे कम दिखा रहे हैं, इनको अच्छा दिखा रहे हैं, हमको बुरा दिखा रहे हैं, तो जो नकारात्मक पहलू को जोड़कर गोदी मीडिया जो नाम दिया गया वो सिर्फ इसलिए दिया गया कि ये जो गोदी मीडिया है ये प्योरली बीजेपी मीडिया है। ठीक है। मीडिया ऐसा नहीं है। मीडिया में जो अच्छा पहलू होगा अच्छा दिखाएगी, गलत पहलू होगा गलत पहलू दिखाएगी, लेकिन जानबूझ के जो ये रूप दिया गया ना, ये इसलिए दिया गया। 14 से पहले गोदी मीडिया क्यों नहीं थी? 14 के पहले भी सरकारें रही है, उससे पहले भी मीडिया था, काफी पत्रकार उस समय उभरे, खबरें दिखाई। अभी ही गोदी मीडिया क्यों बनी? तो ये अगर किसी भी न्यू कमर जनता के अगर मन में आता है गोदी मीडिया का, तो स्पष्ट तौर पर उनसे आप पूछिए कि गोदी मीडिया का सिर्फ अर्थ 14 के बाद ही क्यों निकला, 14 से पहले गोदी मीडिया क्यों नहीं थी? तो किसी के बहकावे पर ना आए, कोई गोदी मीडिया नहीं है। मीडिया का अपना जो कर्तव्य है वो मीडिया क्षेत्र में भली भांति स्पष्टता से काम चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं मेहनत। लेकिन गोदी मीडिया जब आता है तो थोड़ा हमें बुरा लगता है विशेष। जी जी जी। बुरा क्यों लगता है कि आप इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, आपको कोई बिल्कुल एक ऐसा परसेंटेज खड़ा कर दे कि आप तो प्योर वो हो, तो ऐसा नहीं है। ये गोदी मीडिया जिन्होंने भी नाम दिया है, वर्तमान में उनको इसका जवाब अच्छा मिलेगा और कार्य क्षेत्र से मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन वैसे क्या आप मानते नहीं है कि कुछ कुछ पत्रकार, जाने माने पत्रकार ऐसे हैं जो या तो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स दिखा रहे होते हैं या तो सिर्फ पॉजिटिव? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, भाई साहब ले भी सकता हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप सब भली बात ही जानते हैं जो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स दिखा रहे हैं और एक पत्रकार सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट दिखा रहा है। तो क्या आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी खुद की जो विचारधारा है वो आपके पत्रकारिता पे भी हावी पड़ जाती है? देखिए वैसे जी, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं कहीं खड़ा होकर जय श्री राम बोलता हूँ तो वो मेरे खून में जय श्री राम है। अब उसको सामने वाला कैसे लेता है, उसके विचारों पर मैं नहीं जा सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक पत्रकार है कि एक किसी विषय को पकड़ते हैं तो उस विषय को या तो सकारात्मक दिखाते हैं, नकारात्मक दिखाते हैं। आप ये सोचिए कि अगर उस विषय में नकारात्मकता के इतने बिंदु है तभी तो सामने वाला पत्रकार उसको दिखा रहा है जी। सकारात्मक बिंदु है तभी सकारात्मक दिखा रहा है। देखो अच्छाई भी है बुराई भी है, दिखाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि इसको किस प्रारूप में दिखाता है। एक पत्रकार एक विषय ले लिया, लगा लो नोटबंदी ही ले लिया। अगर नोटबंदी की आप विषय की बात करेंगे तो अगर आपको नेगेटिव पॉइंट दिखाने होंगे तो आप बहुत सारे दिखा सकते हैं। देखो जी इतनी भीड़ लगी हुई है, लोग परेशान है, बीमार है, नोट नहीं बदल रहे, लोग परेशान है, अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ा, काफी बिंदु निकल जाते हैं। अगर वहीं बात करें काले धन की तो कितना पैसा पकड़ा गया, कितने सरकार के पास ऐसे पैसे आए, तो सकारात्मक पहलू भी होता है, नकारात्मक भी होता है। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें विषय जी, दो तरह के बिंदु निकल के आते हैं। वो पत्रकार के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि वो एक विषय को लेकर सकारात्मक खबर बनाता है और एक विषय को लेकर नकारात्मक बनाता है। तो ये विषय वही होता है। लेकिन हाँ, वो जो बिंदु रख रहा है तो तथ्यों के साथ रखता है। ऐसे नहीं कि वो टीवी में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में बिना आंकड़ों के, बिना उसके, क्योंकि कोई भी अगर देखो डिसीजन सरकार लेती है विशेष उसमें जनता को लाभ तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी सरकार को देखना पड़ता है। बात करते हैं एमएसपी की, किसानों की, किसान आंदोलन आपने देखा इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ जी। काफी दिन, काफी महीने, सालों साल तक जो किसान जो है यहाँ पर सिंधु बॉर्डर इधर बॉर्डरों में बैठे रहे, लेकिन उसको दिखाने के दो पहलू थे। एक पहलू यही था कि देखो जी सरकार इनकी बात नहीं मान रही, लेकिन आप एक पहलू और भी सोचिए
कि जितना समय वो लोग वहां पर रह रहे हैं, अगर सरकार ना चाहे तो कोई व्यक्ति में रह सकता है क्या? बिल्कुल सही बात है वैसे। तो पहलू नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाने का एक पत्रकार के ऊपर डिपेंड करता है, जी। लेकिन दर्शकों को ध्यान देना चाहिए कि उस पहलू को लेकर आप खुद भी जांचिए, खुद भी समझिए और उस पहलू की गहनता तक जाइए कि उसका जो विषय है वो आपको कितना प्रभावित कर रहा है। आजकल एक विषय और आया विषय जी, टीवी देखकर लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हाँ जी। आप देखते हैं जैसे कोई टीवी में खबर चली तुरंत लोग विश्वास करते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, एक पत्रकार एक खबर को अपने एंगल से प्रस्तुत कर रहा है, वो सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, आप उसको हकीकत भी ना माने। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने नकारात्मक बिंदुओं की बात की है तो आज के कई ऐसे पत्रकार हैं कि नकारात्मक तो ऐसा दर्शाते हैं कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं जो देख रहा हूँ वो सही है या जो मैं समझ रहा हूँ वो सही है जी। तो अपने विवेक का जरूर इस्तेमाल करें। बस वैसे वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। इस बात में सच्चाई है कि नहीं, और आपने भी स्पष्ट कर दिया कि हाँ ऐसा होता है। तो भाई साहब तरीका क्या है, हम जिसको देख रहे हैं, ये मैं फैन हूं इस रिपोर्टर का, ठीक है भाई साहब, शायद आजकल ऐसा हो गया कि मैं फैन उसका इसीलिए हूं क्योंकि वो मेरी विचारधारा का पत्रकार है ना। अगर वो मेरी विचारधारा का नहीं होगा तो भले वो सच्ची खबर दिखाए, मैं उसको पसंद नहीं करूंगा। तो भाई साहब तरीका क्या है, अगर हमें सच्ची खबर जाननी है तो हमको ऐसे कौन से तरीके होने चाहिए जो हमें अपनाने चाहिए? इसका सबसे आसान और सरल मैं आपको तरीका बताता हूँ। होता क्या है कि हम जब भी टीवी ऑन करते हैं तो हम अपना मनपसंद चैनल देखते हैं जी, सही बात है। अपना मनपसंद एंकर देखते हैं जिसके हम खबर देखना चाहते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को एक ऐसा आग्रह करना चाहूंगा, कभी भी आप खबर देखें विशेष जी तो आप अलग, यानी जो आपके विचारधारा से जुड़े हैं उनकी भी खबर देखें, जो खिलाफ है उनकी खबर भी देखें। आप जब दोनों खबरें देखेंगे और दोनों खबरों का जब आकलन करेंगे तो आप स्पष्टता जान सकते हैं कि इस विषय की सच्चाई क्या है। शाहीन बाग आपने बहुत सुना होगा, सीए को लेकर जो है काफी बड़ा प्रदर्शन चला शाहीन बाग में, ओखला के पास में महिलाएं बैठी सब, उसमें दो पहलू निकल के आया। एक पहलू तो आपका ये निकल के आया कि देखिए महिलाएं कितनी परेशान है, सीए कानून क्या है, मुस्लिमों को देश से निकाला जाएगा, अत्याचार हो रहा है। लेकिन उसका जो एक पहलू और निकल के आया विषय जी वो यह है कि इतने दिन सड़क जाम थी, लोगों को आवाजाही करने में दिक्कत है, इमरजेंसी सेवाएं वहां नहीं पहुंच सकती। देखो दोनों तथ्य निकल कर आए। अच्छा दोनों बातें अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन दर्शक को क्या करना चाहिए, ये पहलू भी जानना चाहिए, यह पहलू भी जानना चाहिए और दोनों पहलुओं को मिलाकर अपनी अंतरात्मा में निष्कर्ष निकालना चाहिए कि ये सही है ये गलत है। टीवी आपको हर खबर से अवगत कराता है, लेकिन सही और गलत ये आप खुद अंतरात्मा से जानेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। भाई साहब क्या ये सच है कि आजकल के समय में गवर्नमेंट का इंटरप्शन मीडिया क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो गया है कि सरकार तुरंत उसको बंद कर देती है, बैन करा देती है? भाई साहब जैसे आजकल कहा जाता है मोदी जी की अगर नाम लेके बोला जाए तो इस सरकार में ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि कई सारे मीडिया पर्सन्स को, प्रिंट रिपोर्टिंग वालों को जेल में डाल दिया गया है। उनको जैसे एनडीटीवी का अगर हम नाम लें, एनडीटीवी सो कॉल्ड एंटी बीजेपी जिसको कहा जाता था, आज वो शायद एंटी बीजेपी नहीं रहा। उसके क्या कारण है हम सब जानते हैं। तो भाई साहब इसके पीछे क्या सच्चाई है भाई साहब, क्या सच में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो गया मीडिया के अंदर? देखिए विशेष जी, एक मीडिया चैनल चलाने के लिए बहुत सारे नियम और शर्तें होती हैं। एक चैनल को चलाने के लिए नियम अनुसार हमें उन सभी बिंदुओं को पालन करना होता है जो सरकार द्वारा और जो संविधान के तहत हम न्यूज चैनलों को मिली है। अगर हम उनमें न्यूनताएं करते हैं, उन नियमों को तोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई अगर कानून का पालन नहीं करेगा तो कानून उसे दंडित करता है। ऐसे ही हमारे न्यूज चैनल में नियम है कि हम बिना तथ्यों को खबर चला देते हैं, बिना किसी विषय को जाने समझे जनता को दिखा देते हैं। तो हमारा जो चैनल सैटेलाइट होता है, सरकार की नजर होती है, प्रशासन की नजर होती है। सपोज करो कि भाई एक उदाहरण के तौर पे बोलूं कि कहीं मर्डर हुआ है और मैंने बिना किसी तथ्य को जानकारी बोल दिया कि वो मर्डर नहीं, वो आत्महत्या है, लेकिन वो बाद में मर्डर निकलता है। तो एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि पत्रकार यानी क्या कि पूरे विषय की जानकारी लेकर धरातल से, आस पड़ोस से जनता के हक की जो बात है वो सामने लाए। अगर आप नियम तोड़ेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे, किसी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलेंगे और बिना तथ्य को बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर फिर तो आपकी सरकार कोई सी भी हो, कानून प्रशासन कोई भी हो, एक आम व्यक्ति भी आपके ऊपर शिकायत दर्ज करा सकता है। ये हमारे पर विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम जो पहलू दिखा रहे हैं सत्य है, कोई उसमें प्रश्न ना खड़ा कर पाए। अगर आप सच बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये ध्यान रखना, अगर आप एक पत्रकार हैं, अगर आप गलत खबर दिखाते हैं तो एक साधारण व्यक्ति को भी उसका पूरा अधिकार है कि वो आपके ऊपर कंप्लेंट कर सकता है उस खबर के बिहाफ पर।
तो ये जो विषय चला सरकार का हस्तक्षेप विषय जी, सरकार मीडिया में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती। हाँ, ये जरूर है कि आज के समय में कोई सा भी राजनीतिक दल हो, वह मीडिया का प्रचलन ज्यादा हुआ है जी। हर एक राजनीतिक दल चाहता है कि हमारी बातें, हमारी खबरें लोगों तक ज्यादा पहुंचे। तो ज्यादा पहुंचाने का वही माध्यम क्या है? मीडिया ही है। तो ये है, अभी जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अलग अलग रिपोर्टर अलग अलग पार्टीज के खबरों कवर करते हैं जी। अब आप टीवी ऑन करोगे तो आप देखोगे कि अभी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन दिखाएगा जी? जब वहां का एक पत्रकार मौजूद होगा, उनकी बातों को आप तक पहुंचाएगा। तो ये चीज है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, सभी राजनीतिक दलों का अब विश्वास मीडिया पर आ चुका है जी। आप देखते हैं कि पहले जो मंच में बड़े बड़े भाषण देते थे बड़े बड़े नेता, आज सिर्फ क्या करते हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सही बात। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में उनको पता है कि मैं अपना विषय रख रहा हूं तो जनता तक पहुंच गया। तो ये हस्तक्षेप की बात नहीं है, ये अधिकार की बात है, डिपेंड की बात होगी कि सभी राजनीतिक दल आज के समय में राजनीति करने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने के लिए मीडिया पर डिपेंड है। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर मीडिया को कवरेज नहीं देगी तो आप कहां से जनता के बीच में अपनी बात रख पाएंगे। भाई साहब, बहुत ही इनलाइटनिंग ये पॉडकास्ट चल रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हमको थी कि मीडिया कैसे काम करती है, लेकिन इतनी डीप नॉलेज आज हमको मिल रही है तो हमको भी बहुत अच्छा लगा है और आप सबको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। दीपक जी, अब बस लगभग एंड पे पहुंच गए हैं पॉडकास्ट के। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में आने के बाद आप अपने अंदर इन पिछले कुछ वर्षों में क्या बदलाव देखते हैं, क्या आपने और हासिल किया, पर्सनैलिटी वाइज अपने अंदर क्या और गुण आपने हासिल किए, और आगे अगले 10 वर्षों में आप अपने आप को क्या देखते हैं? देखिए विशेष जी, पहले मीडिया क्षेत्र में आने का मतलब क्या है कि आप अलग अलग क्षेत्रों के पहलुओं से जुड़ते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो। राजनीतिक, सामाजिक, क्षेत्रवाद के अलग लोग होते हैं, पीड़ित लोग अलग होते हैं, सेवा करने वाले अलग लोग होते हैं। तो ऐसे एक अनुभव मिलता है, एक जीवन जीने की दिशा मिलती है जी। जहां आप देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी क्षेत्र में काम करता है तो उसका एक दायरा हो जाता है। सपोज करो कि आप एक डॉक्टर हैं तो आपका दायरा एक हॉस्पिटल है जी। आपसे लोग मिलने आ रहे हैं, आप बाहर जाकर लोगों से नहीं मिलने जा रहे हैं। दो तरीके होते हैं विशेष, एक लोग आपसे मिलने आ रहे हैं तो आपका एक समय तय है, लेकिन जब आप बाहर निकल के लोगों से मिलेंगे तो वो ज्यादा सीखने का मतलब होता है। तो यही है कि मीडिया में आने के बाद पहले दिल्ली, अब नेशनल, अलग अलग राज्यों में जाने का अवसर मिलता है चैनल की तरफ से। वहाँ के हालात, वहाँ लोगों की समस्याएं, अच्छे काम सब देखकर अनुभव होता है। तो सीख ये मिलती है कि हर एक परिस्थिति में जीने की दिशा एक पत्रकार के माध्यम से मिलती है। दूसरी चीज ये होती है विशेष जी कि आप सच और गलत को जानने के लिए बेहतर बिंदु निकाल सकते हैं। तीसरा इसमें बिंदु ये निकल जाता है विशेष जी कि आप समाज में रह रहकर ये देख लेते हैं कि एक व्यक्ति को सहयोग करने के लिए बिंदु कहां से निकलते हैं। इसका मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, भाई मैं एक पत्रकार हूँ, मैं क्षेत्र में निकला तो ऐसे कई ऐसे अच्छे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई सामाजिक क्षेत्र में सेवा करना चाहते हैं जी। कई बंधु ऐसे मिलते हैं जो सामाजिक क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। संपर्क कराना, एक सुकून मिलता है मन को कि भाई ये दान देने वाला है, दान लेने वाला, और ये रास्ता निकलने वाला। तो ये जो मीडिया का अपने जो प्रश्न किया है पहलू इसका ये है विशेष जी कि एक जीवन जीने की सही दिशा और दशा एक पत्रकार को मिलती है और जीवन में निखार होता है। निखार का अर्थ क्या है कि जब आप टीवी में आते हैं, आप एक लाइव दे रहे होते हैं, तो आपके ऊपर सोचो कितना बड़ा उस समय प्रेशर होता है कि एक शब्द भी अगर गलत निकला, कैमरे के आगे अगर आप घबरा गए, विषय को नहीं रख पाए, तो कहने का अर्थ है कि आप अगर एक चैनल में काम कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब में काम कर रहे हैं, अगर आप मीडिया क्षेत्र से जुड़ गए तो आपको 3 बिंदुओं का विशेष तौर ध्यान रखना है। एक, आत्मविश्वास, आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण। ये 3 बिंदु ऐसे हैं जो आपको मजबूत बनाएंगे। आप जैसे अभी बात कर रहे थे ना कि एक पत्रकार में हिम्मत कहाँ होती है कि वो जो गोले बम बारूद चल रहे हैं, तो ये 3 बिंदु ऐसे हैं विशेष जी जो मुझे लगता है कि सिर्फ पत्रकार जुड़कर आदमी जो है आगे चल सकता है। इसमें एक बात और निकल के आती है विशेष जी कि पत्रकार की निखारता आपके संबंधों से बनती है। कई हमारे पत्रकार ऐसे भी होते हैं जो एक दोस्त में भी होते हैं, मैं पत्रकार हूं तो मैं पत्रकार हूं, जिसे समाज से कोई लेना नहीं है और अपनी उसमें चलता। एक पत्रकार को हर एक पहलू से जुड़ना चाहिए। मैं अभी उदाहरण बता रहा था कि मैं जब महाराष्ट्र कवरेज में गया तो मैंने वहां देखा, मैं धरातल से लोगों से जुड़ा तो मुझे एक आत्मीयता आई। मैं एक सच्चाई सबको तो पाया कि यहाँ तक भी सरकार की नजर पहुंचनी चाहिए। तो वो एक पत्रकार का धर्म है। अगर मैंने कहीं गलत देखा
किसी भी सामाजिक स्तर पर जनता को सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही अगर सेवाएं नहीं मिल रही तो वो दिखाना भी वो कर्तव्य है जी। तो इसका अगर पूरा एक निष्कर्ष निकालूं तो एक पत्रकार बनना, उस उम्मीदों पर खरा उतरना कि आप एक पत्रकार बने हो तो आपसे अपेक्षाएं हो जाती है परिवार की, समाज की, क्षेत्र की, गांव की, और हो सकता है कि अगर आपका सर्कल अच्छा हो तो एक राज्य की भी आपसे अपेक्षाएं हो सकती हैं जी। लेकिन इसी रास्ते में अगर चलना है तो अपने आप को निखारना होगा, तपाना होगा, खपाना भी होगा, और कहीं ना कहीं समाज के बीच में अपने आप को सामाजिक स्तर पर ले जाना होगा जी। वैसे अगले 10 वर्षों में आप क्या देखते हैं? देखिए विशेष जी, मैं अभी मीडिया क्षेत्र में 5 सालों से हूँ। पिछले 5 वर्षों से मैं मीडिया क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। 1 साल मेरा बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा जी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यूट्यूब में काम किया, मैं गाजियाबाद जाता था, 40 किलोमीटर जाता था, तो कहीं ना कहीं उस समय मन में थोड़ा सा निराशा भी होती थी कि मैं इतनी दूर आ रहा हूँ, मेरा कन्वेंस लग रहा है, कमाई का साधन नहीं है, क्या आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं बढ़ पाऊंगा, समस्याएं होती है। लेकिन मैं उस पिछले 5 साल में, जैसे मैंने आपको बताया कि फिर मैं ATV भारत में मैंने काम किया, मैंने बहुत कुछ सीखा वहां से, धरातल से हर एक पहलू में काम करना सीखा जी। 5 साल में अभी मुझे 3 साल सुदर्शन न्यूज में हो चुके हैं जी। मैं यहाँ पर जब मैंने सुदर्शन न्यूज ज्वाइन किया था तो मैं दिल्ली का लेवल स्टेट था, अब मैं नेशनल यानी पूरा भारत देख रहा हूँ जी। तो मैं अपने आप को सिर्फ इतना ही देखना चाहता हूँ विशेष जी, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण 10 सालों में कि इन 10 वर्षों में मेरे ऊपर कोई भी ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो कि मैं किसी गरीब को दबाऊं, किसी की नकारात्मक खबर दिखाऊं या किसी को मैं प्रताड़ित करूं। मेरे इन तीनों पहलुओं को हटाकर तो मैं किसी भी गरीब का सहयोग करना चाहता हूं, सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और कोई भी गलत मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना लगे। मैं इन 10 वर्षों में यही अगर कर जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा मूल बिंदु रहने वाला है। क्योंकि काम आप किसी भी चैनल में कर रहे हैं, किसी बड़े चैनल में या किसी छोटे चैनल में जाने से आप ये निर्भर नहीं कर सकते कि आपका स्टेटस बढ़ा है जी। इन 3 बिंदुओं में और पैमाने में आप खड़े उतरते हैं, सच्चाई, ईमानदारी से और निष्ठावान से, तो मुझे लगता है कि ये जीवन 10 वर्ष का नहीं, जीवन का ही आपका पूरा परिणाम निकलने वाला है। भाई साहब, जो नए विद्यार्थी हैं, जो BGMC करने का सोच रहे हैं या फिर मास्टर्स करने का सोच रहे हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं इस क्षेत्र में आने के लिए, उनके लिए कुछ खास अगर टिप्स देना चाहें उनको तो आप बता सकते हैं? देखिए, जो भी छात्र मीडिया क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए या तो उनके अंदर रुचि है या वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो 2-3 चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। एक, क्या जो मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ किताबी पढ़ाई है या क्षेत्र की पढ़ाई है? किताबी पढ़ाई में अलग अलग बिंदु होते हैं कि मुझे कैमरा कैसे चलाना है, मुझे माइक कैसे पकड़ना है, मेरा आत्मविश्वास कैसे हो। असली पढ़ाई विशेष जी मीडिया क्षेत्र में आपके धरातल से है जी। आप ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए, अधिक अखबार देखिए। जिनको रिपोर्टर एंकर बनना है विशेष जी, वो अपने आप को अभी से ही तैयार करना शुरू कर दें। होता क्या है, हम अमूमन देखते हैं विशेष जी कि जो लोग जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो उनकी तैयारी उसी समय शुरू होती है। जैसे सपोज करो कि अगर मैं रिपोर्टर बनना है तो मैं पहले कुछ नहीं देखता, मैं सोचता हूं मैं कब चैनल में जाऊंगा, कब आईडी पकड़ूंगा, कब बोलूंगा। आप घर में अपने शीशे के सामने खड़े होकर किसी विषय को तैयार कीजिए, और शीशा देखकर भी अगर आप बोलते हैं तो आपका धीरे धीरे बोलना आपका स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान रखना कि धैर्य बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप इस क्षेत्र के लायक नहीं है। एक बिंदु और जरूर बोलना चाहूंगा कि आपने अगर इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आना है तो फिर न्यूज़पेपर, टीवी, मैगजीन, और हो सकता है तो आप स्वयं से भी कुछ लिखना सीखें। लिखने के लिए क्या बताना चाहूंगा कि आपने कुछ क्षेत्र में घटना देखी, ज्यादा बड़ा विषय भी मत लो। अगर आप देखते हैं कि रेड लाइट पे हम रुके, इतने मिनट की रेड लाइट है, कितनी गाड़ियों का इंजन स्टार्ट है और कितने का बंद है, इसमें भी आप एक लेख लिख सकते हैं जी। एक पत्रकार एक चींटी के मरने में भी खबर बना सकता है और एक व्यक्ति के पैदा होते भी खबर बना सकता है। तो ये रुचि आपके ऊपर निर्भर करती है। आप बिल्कुल जो नए छात्र हैं मैं उनको एक सुझाव देना चाहूंगा कि पूरी मनोस्थिति बनाकर पूरी व्यवस्थित तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा। नहीं तो आज का जो वातावरण है कि आप कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ कैसी पढ़ाई हो रही है सब जानते हैं। अपने माता पिता का विश्वास, अपने माता पिता की जो खर्च हुई राशि और आपका जो सबसे महत्वपूर्ण पल है आपका समय, इन तीनों चीजों का अगर आप ध्यान करके चलेंगे तो मुझे आज कहने में कोई भी जो है उसमें परेशानी नहीं होगी कि आप जरूर कामयाब होंगे। जरूर आप कामयाब होंगे। अपने पढ़ाई को लेकर गंभीरता से आप चलेंगे तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा।
गंभीरता से चलेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे, धैर्य रखेंगे और ध्येय आपके पास अगर क्लियर होगा और जज्बा, मुझे लगता है वैसे बहुत ज्यादा मुझे लगता है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा सा इसमें साहस चाहिए इस लाइन के अंदर, क्योंकि क्षेत्र का कार्य है, तो आप घर बैठ के एक व्हाइट कलर जॉब नहीं है। मुझे लगता है वैसे भी ये जो 9 to 5 वाली जॉब कही जाती है ना, कि सुबह 9 बजे गए, शाम 5 तक घर आ गए, तो ऐसा नहीं है। कोई खबर आती होगी, कोई ब्रेकिंग न्यूज आती होगी, तुरंत आपको मिलता होगा भाई वहां पहुंचो, तो आपको जाना पड़ता होगा। तो समय का बहुत मायने है इसके अंदर। आप हमेशा रेडी टू वर्क होना चाहिए, रेडी टू गो होना चाहिए। इस जज्बे के साथ आप सब आगे बढ़िए और हिम्मत करके आगे इस फील्ड में आइए, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा। बहुत ही अच्छा लगा भाई साहब दीपक जी से बात करते हुए, हमको बहुत कुछ जानने को मिला। और आप अगर कुछ सवाल रह गए होंगे भाई साहब, बहुत बड़ा विषय था, हमने शॉर्ट में इसको कवर कर लिया क्योंकि समय की एक सीमा होती है। कुछ अगर सवाल आपके मन में और बचे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई साहब पहली बार आए हैं तो आखिरी बार आए हैं, कोई जरूरी नहीं है। बार बार आएंगे, पार्ट 3 भी बन सकती है, पार्ट 4 भी बन सकती है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर की बात है। फिर भी अगर कोई सवाल आपको लगता है बच गए तो आप vimarswithvishesh@gmail.com मेल कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप डीएम भी कर सकते हैं। आप सब सुन रहे थे विशेष को और देखते रहिए विमर्श विद विशेष। नमस्कार। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमको सपोर्ट करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक शेयर ही मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रेरणा का काम कर सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी पता चल सके कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं और उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए विमर्श विद विशेष। नमस्कार।